Hi friends, this is Dr. Krupa Savada and our today's topic of discussion is DNA fingerprinting. This is a very important topic. It is also called as DNA profiling और DNA typing. So इसको DNA profiling या तो फिर DNA typing भी कहा जाता है. And the application of DNA technology to forensic medicine is the most remarkable recent advance in forensic identification. So ये जो forensic identification है इसमें ये DNA technology, so it is a recent remarkable advance. In DNA profiling, DNA extracted from the sample is analyzed. DNA profiles are unique to each individual except in monozygotic ट्वींस. सो जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके सैंपल का एनालिसिस किया जाता है. ये जो डीएनए प्रोफाइल्स है दे आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट होती है एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस. Alec Jeffreys in 1984 discovered the unique application of RFLP technology to personal identification. So ये जो टेक्निक है वो एलेक जेफरीज का इन्वेंशन है. इट इज इन 1984 and labeled it as DNA fingerprinting akin to fingerprinting. So and then labeled as DNA fingerprinting. The chances that DNA profiles in two individuals are similar are about 1 in 30 billion to 300 billion. So टू इंडिविजुअल्स में अगर डीएनए सिमिलर है ऐसा 30 बिलियन या तो 300 बिलियन के बीच में किसी दो व्यक्ति का ही हो सकता है, यानी कि हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. बेसिक कंसिडरेशन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकोरियोटिक सेल्स. सो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीजें बताई है. The nucleus is made up of a large part of the chromosomes. Each chromosome comprises two complementary strands of deoxyribonucleic acid. So यहाँ पे यूकोरियोटिक जो सेल है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स. और जो हर एक क्रोमोसोम है वो टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड से कंप्राइजेस होता है. डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो ये बेसिक चीजें हमें पता है. एंड ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, डीऑक्सीरिबोस एंड वन ऑफ द फोर बेसिस दैट इंक्लूड एडेनाइन, थायमिन, ग्वानाइन एंड साइटोसिन. सो जिसको हम एटीसीजी बॉन्ड भी बोलते हैं. एंड टाइप्स ऑफ डीएनए, वन इज न्यूक्लियर डीएनए एंड अनदर वन इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. सो ये जो है वो एक बेसिक चीज है जो डीएनए के बारे में पता होनी चाहिए. टाइपिंग, नाउ हम मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ एनालिसिस. So the first one is RFLP technique, which is also called as restriction fragment length polymorphism. The second technique is PCR technique called as polymerase chain reaction. The third one is STR method, that is short tandem repeats. And fourth one is mitochondrial DNA analysis. So हम अगले वीडियोस में ये जो टेक्निक है वो कैसे होती है उसके बारे में हम डिटेल भी देखेंगे. एडवांसेस एडवांटेजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज अ कंक्लूसिव मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. सो ये एक कंक्लूसिव मेथड है. दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू ओल्ड स्टेन्स और बायोलॉजिकल मटेरियल. ये जो मेथड है वो ओल्ड स्टेन्स में भी अप्लाई होती है. एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स इज रिक्वायर्ड. और एक छोटी सी क्वांटिटी जो है वो इनफ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म करने के लिए. डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए प्रोफाइलिंग कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जो कि हमने पहले देखा है. इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग. इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स ट्रेन्ड मैन पावर. अगर उसका एनालिसिस करना है, अगर इंटरप्रिटेशन करना है, देन इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड मैन पावर. सो ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत है. एंड ससेप्टिबल फॉर कंटामिनेशन. एंड कभी कभी उसमें कंटामिनेशन भी हो सकता है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग. ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग है उसका एप्लीकेशन कहां कहां पे होता है, ये चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन.
सो इम्पर्सोनाइजेशन के लिए एंड टू एस्टेब्लिश अ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इन द केसेस लाइक सेक्सुअल क्राइम्स, violent crimes like murder, accidents and mass disasters, missing person, war fighters, baby mix-ups, amnesia और डिसेबल पीपल एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी में जो आइडेंटिटी है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत ही जरूरी होता है। टू एक्विट अ फॉल्सिटी इम्प्लीकेटेड पर्सन फ्रॉम सच अ सिमिलर क्राइम, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलती से कोई क्राइम में फंस गया है तो उसको वहां से फ्री करने के लिए, उसको वहां से एक्विट करने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आइडेंटिफिकेशन इन पोस्टमार्टम प्रैक्टिस लाइक एक्सीडेंट्स, डिजास्टर, डिकम्पोजिशन, म्यूटिलेटेड रिमेन्स या तो फिर स्केलेटल रिमेन्स, एक्सह्यूमेशन एंड इन एम्बेल्ड टिश्यूज। सो ये सब चीजों में पोस्टमार्टम प्रैक्टिस में भी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पैटर्निटी या तो फिर मैटरनिटी डिस्प्यूटेड है तो उसके लिए भी डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स ऑफ incest, adultery, child born out of rape cases, custody of child born out of wedlock, and false implication on a person being the father of a certain child। सो कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जैसे कि एडल्ट्री है, इंसेस्ट है, अगर रेप केसेस में चाइल्ड का बोर्न हुआ है, अगर चाइल्ड जो है उसकी कस्टडी का इश्यू है, या तो फिर अगर कोई फॉल्स इम्प्लीकेशन कर रहा है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द फादर ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड। सो वहां पे भी ये सब इश्यूज है, डिस्प्यूट्स है, उसको रिजोल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटॉर्शन केसेस में भी ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेशन केसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्विन जाइगोसिटी एंड टू आइडेंटिफाई सेक्स। सो ये सब चीजों में भी ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन किया जाता है। नाउ कॉमन एविडेंटरी मटेरियल एंड सोर्सेस फाउंड एट सीन ऑफ क्राइम, जहां से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, विच आर सोर्सेस ऑफ डीएनए। जैसे कि अगर वेपन्स है तो वहां से ब्लड, हेयर एंड टिश्यूज मिलता है। अगर बुलेट है तो उसे ब्लड और टिश्यूज मिलता है। क्लोथ्स है तो ब्लड, सीमेन, स्वेट मिलता है। टूथब्रश, यूज्ड सिगारेट, बाइट मार्क से सलाइवा मिलता है। दे आर द सोर्स ऑफ डीएनए। एंड फिंगर स्क्रैपिंग्स या तो फिर ऐसे कंटेंट है वहां से टिश्यू और ब्लड मिलता है। सो दे आर द सोर्सेस ऑफ डीएनए, वहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ सैंपल्स। सो कलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया कैसे किया जाता है, एंड ये जो सैंपल हमको मिलता है उसको फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। So it is collection, preserving and forwarding samples for DNA analysis are equally important. Unless the samples are properly collected and preserved, it will not be helpful for investigation. So अगर ये properly collect नहीं हुआ है, उसको properly preserve नहीं किया नहीं गया है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हेल्पफुल कतई ही नहीं होगा। एंड द को-सीक्वेंसेस ऑफ इम्प्रॉपर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स आर, अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से किया गया है तो कौन कौन से को-सीक्वेंसेस आ सकते हैं। इन दैट फर्स्ट वन इज, इफ नॉट करेक्टली कलेक्टेड, द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल में बी लॉस्ट। जो सैंपल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस हो सकती है। इफ इम्प्रॉपरली पैक्ड, क्रॉस कंटामिनेशन में अकर, एंड इफ इम्प्रॉपरली प्रिजर्व्ड, then decomposition and degradation may occur. Now, DNA extraction from degraded samples is challenging. अगर वो सैंपल डिग्रेड हुआ है देन उसमें से डीएनए का एक्सट्रैक्शन है वो चैलेंजिंग है। अगर इम्प्रॉपरली पैक हुआ है देन क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स। सो ये जो टेक्निक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Conventional adhesive tape can lift dried blood stains samples from non-porous surfaces। अगर non-porous surfaces है और अगर जो stains या तो फिर samples है वो dried है, then conventional adhesive tape से उसको lift किया जा सकता है। Liquid blood
collect 2 to 5 ml intravenous blood and place it in a clean sterile test tube and 4% EDTA as a preservative. So this is also a very common but very important. Semen vaginal swabs should be preserved in a clean and sterile container. In gang rape cases, more than 2 vaginal swabs should be collected and sent in separate test tubes. So अगर गैंग रेप के केसेस है तो यहाँ पे 2 सैंपल्स या तो फिर 2 स्वैब्स जो है उसका कलेक्शन करना चाहिए और उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में भेजना चाहिए. इन केस ऑफ डिले vaginal swabs should be stored at 4 degree centigrade. Whenever swabs from saliva are taken, they should be air dried. So अगर saliva के कोई stains लेने हैं तो वो air dried लेने चाहिए. Preferably a double swab technique should be used. In this method, a wet cotton swab should be initially taken. So सबसे पहले जो है वो wet cotton swab लेना चाहिए, उसके बाद dry swab लेना चाहिए, followed by a dry swab. The fifth one, clothes should be air dried and packed in packed in paper. Never use polythene bags or plastic sheets to wrap. So polythene bags या तो फिर plastic sheets जो है वो कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए और वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए. They are air dried and packed in paper. इन एक्सह्यूमेशन केसेस, सो एक्सह्यूमेशन केसेस में भी कैसे प्रिजर्वेशन करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्राई टिश्यूज आर प्लेस्ड इन अ स्टेराइल कंटेनर विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव एंड सेंट टू द लेबोरेटरी एट रूम टेम्परेचर. सो एक्सह्यूमेशन केसेस में ये जो है स्टेराइल कंटेनर में विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव जो ड्राई टिश्यूज है उसको स्टोर करना होता है. नाउ 7, it is possible to use fetal tissue for DNA typing. The optimal sample consists of fetal blood obtained by heart puncture. So heart puncture से fetal blood जो है वो collect किया जा सकता है, but this is possible in older fetus. In young fetus, analysis of chorionic villi may provide the fetal pattern about maternal contamination. Another tissue suitable for DNA analysis is the क्वाड्रिसेप्स मसल और रिब्स. सो ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल एंड रिब्स है वो एक सुटेबल टिश्यू है फॉर डीएनए एनालिसिस. Alternatively, the fetus can be sent in normal saline or DMSO, that is dimethyl sulfoxide saturated with NaCl, that is sodium chloride. The jar containing fetus should be placed in the ice box. So ये जो fetus है, fetus जो fetus का jar है उसको ice box में place करना चाहिए. Ninth one, in the fetus, if the fetus is macerated, fetal lungs and brain tissues are more suitable for DNA typing. अगर जो fetus है वो macerate हो गया है, then उसके lungs and brain tissues जो है वो DNA typing के लिए suitable होते हैं. Care to be taken. So अब कौन कौन सी care लेनी चाहिए while collecting the samples? So short term storage, it is 2 weeks at 25 degrees centigrade to 37 degrees centigrade temperature can cause degradation of DNA extracted from seminal stains. PCR amplification is difficult in such cases. So अगर 2 weeks होता है 25 से 37 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जो सेमाइनल स्टेन्स है वहां उसमें से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया है वो कॉज डीजनरेशन, उसका डीजनरेशन हो जाता है. एंड देन पीसीआर एम्प्लीफिकेशन इज डिफिकल्ट इन सच केसेस. While storing and transporting clean paper packets are ideal for trace evidence, airtight containers are suitable for soft tissue samples. तो अगर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना है तो क्लीन पेपर पैकेट्स जो है वो आइडियल है ट्रेस एविडेंसेस के लिए, एंड एयर टाइट कंटेनर्स भी सुटेबल है फॉर सॉफ्ट टिश्यू सैंपल्स. Samples should never be packed in a plastic bag or polythene bag as it retains moisture. उसको कभी भी प्लास्टिक बैग में या तो फिर पॉलिथीन बैग में कभी भी पैक नहीं करना चाहिए. एंड मॉइस्चर में कंट्रीब्यूट टू डीएनए डिग्रेडेशन.
और हेल्प ग्रो बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल ग्रोथ में पोस्ट डिफिकल्टी इन डीएनए एनालिसिस। तो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से ग्रो हो सकते हैं, या तो फिर डीएनए जो है वो डिग्रेड हो सकता है, सो दैट बैक्टीरियल ग्रोथ में पोस्ट डिफिकल्टी इन डीएनए एनालिसिस। Blood for DNA should not be collected immediately from the person who has received a blood transfusion. The blood can be ordered 4 to 6 months after receiving the transfusion. So अगर blood transfusion किया गया है तो immediately डीएनए सैंपल्स, डीएनए एनालिसिस के लिए ब्लड कभी भी नहीं लेना चाहिए। वो 4 to 6 months आफ्टर रिसीविंग अ ट्रांसफ्यूजन ही जो ब्लड है वो डीएनए एनालिसिस के लिए ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सभी चीजें हैं वो बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर माइन्यूट थिंग्स बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द डीएनए एनालिसिस। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.